कभी सोचा है कि भारत की संसद में दो सदन क्यों हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा? पर यह व्यवस्था ऐसी है क्यों? और इन दोनों में से असल में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? चलिए आज इसी को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो भारत के लोकतंत्र के ये जो दो अहम स्तंभ हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनको समझने के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर दो सदनों की जरूरत ही क्यों पड़ी? और जब दो हैं तो पावर किसके पास ज्यादा है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो द्विसदनीय है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि यहाँ दो सदन हैं। ये दोनों मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई एक सदन अपनी मनमानी ना कर सके और हर बड़े फैसले पर ठीक से बहस हो, दोबारा विचार हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। इसे हाउस ऑफ द पीपल यानी जनता का सदन भी कहते हैं। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सीधे सीधे भारत के लोगों की आवाज है, उनकी इच्छा को दर्शाती है। लोकसभा का नागरिकों से एकदम सीधा कनेक्शन है। इसके सदस्य, अरे वही हमारे सांसद, वो सीधे हमारे वोटों से चुने जाते हैं। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन हाँ, इसे वक्त से पहले भंग भी किया जा सकता है। और यही वजह है कि इसे सरकार का सबसे जरूरी सदन माना जाता है, क्योंकि सरकार सीधे तौर पर इसी सदन के जरिए जनता को जवाब देती है। अच्छा, अब आते हैं ऊपरी सदन पर, यानी राज्यसभा पर। इसका रोल बिल्कुल अलग है, लेकिन उतना ही जरूरी भी। चलिए देखते हैं कैसे। इन दोनों सदनों के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। एक तरफ लोकसभा है जो पूरे देश के लोगों की नुमाइंदगी करती है, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए इसके सदस्यों का चुनाव हम और आप सीधे नहीं करते, बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और एक और बड़ी बात, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये एक स्थायी सदन है और इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। तो सवाल ये है कि राज्यसभा के सदस्य चुने कैसे जाते हैं? देखिए, इसकी प्रक्रिया काफी दिलचस्प है। इसमें वोट कौन डालता है? राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य यानी एमएलएज। वो एक खास सिस्टम से वोट देते हैं जिसमें वे अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। इस सिस्टम से ये सुनिश्चित होता है कि विधानसभा में जिस पार्टी की जितनी सीटें हैं, उसी अनुपात में उसे राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व मिले। इससे छोटी पार्टियों को भी मौका मिल जाता है। तो ठीक है, दोनों की बनावट अलग है, दोनों के काम करने का तरीका अलग है, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। शक्ति का संतुलन किसके पक्ष में है? असली पावर किसके हाथ में है? अच्छा, ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन कई बहुत जरूरी मामलों में दोनों सदनों की ताकत बिल्कुल बराबर है। जैसे कोई साधारण बिल पास करना हो या फिर संविधान में कोई बड़ा बदलाव करना हो, दोनों की मंजूरी जरूरी है। यहां तक कि राष्ट्रपति के चुनाव और उनको हटाने की प्रक्रिया में भी दोनों बराबर के भागीदार हैं। तो एक तरह का चेक एंड बैलेंस बना रहता है। लेकिन जैसे ही बात पैसे की आती है, सारा खेल बदल जाता है। यहां पर तस्वीर पूरी तरह से लोकसभा के पक्ष में झुक जाती है, खासकर जब बात हो मनी बिल की। अब ये मनी बिल क्या है? आसान भाषा में, कोई भी बिल जो टैक्स लगाने, सरकार के उधार लेने या सरकारी खजाने से पैसा निकालने जैसे मामलों से जुड़ा हो, उसे मनी बिल कहते हैं। एक मनी बिल का सफर किसी आम बिल जैसा नहीं होता। पहली बात, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। दूसरी बात, लोकसभा के स्पीकर ही तय करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, और उनका फैसला आखिरी होता है। इसके बाद बिल राज्यसभा में जाता तो है, पर उनके पास सिर्फ 14 दिन होते हैं और वो इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी सलाह दे सकते हैं। और अंत में लोकसभा की मर्जी है कि वो राज्यसभा की सलाह माने या ना माने। तो देखा जाए तो पैसे के मामले में सारी ताकत सीधे जनता द्वारा चुने गए सदन के पास ही। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, पैसे और सरकार चलाने के मामलों में लोकसभा का पलड़ा भारी है। मनी बिल का कंट्रोल तो है ही, साथ ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और मान लीजिए कभी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलानी पड़ जाए, तो वहां भी लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उसी की बात का वजन ज्यादा होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि राज्यसभा बस एक रबर स्टैंप है। बिल्कुल नहीं। राज्यसभा के पास कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स हैं जो लोकसभा के पास भी नहीं है। ये शक्तियां इसे राज्यों का रक्षक बनाती हैं। जैसे आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा संसद को यह अधिकार दे सकती है कि वो राज्यों के किसी विषय पर कानून बनाए, और आर्टिकल 312 के तहत ये नई अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आईएएस या आईपीएस बनाने की पहल कर सकती है। ये बहुत बड़ी शक्तियां हैं। तो ये तो हुई केंद्र की बात।
अब जरा देखते हैं कि राज्यों में शक्ति का ये समीकरण कैसे काम करता है। बिल्कुल केंद्र सरकार की तरह ही राज्यों में भी हमें एक ऐसा ही सिस्टम देखने को मिलता है। एक तरफ है राज्यपाल, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और राज्य के बस नाम मात्र के प्रमुख हैं। वहीं दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री, जो विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं और सरकार के असली मुखिया होते हैं। सारी असली ताकत उन्हीं के पास होती है। मुख्यमंत्री ही असल में राज्य की सरकार चलाते हैं। वही राज्यपाल और अपनी कैबिनेट के बीच की कड़ी होते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति से लेकर उनके विभाग बदलने तक सब उन्हीं की सलाह पर होता है। सदन में सरकार की नीतियों का ऐलान करना और राज्य को चलाना, ये सारी बड़ी जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री की ही होती हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, चेक और बैलेंस का, अलग अलग स्तर पर प्रतिनिधित्व का, इससे एक बहुत बड़े और विविधता से भरे देश के लिए बनाया गया है। अब आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि भारत जैसे देश में, जहां इतनी भाषाएं, संस्कृतियां और ज़रूरतें हैं, ये संसदीय ढांचा हमारी विविधता को कितनी अच्छी तरह से दर्शाता है और उसकी सेवा करता है।